जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएमएस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी। दोस्तों यह जो आपका टॉपिक है ये बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। और दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और अपने बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे और यह नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना है। और उसे ज्वाइन करने का फ़ायदा यह भी होगा दोस्तों कि अगर आपको कभी भी कोई ऐसी क्वेरी, क्वेश्चन, प्रॉब्लम कुछ भी पूछना हो तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारे टॉपिक का नाम है नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी। देखो दोस्तों अगर हम इस पूरे चैप्टर का मतलब समझ जाएं तो हमारे लिए चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा, या जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात दोस्तों, इसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं और फिर मैं आपको नोट्स को पढ़कर नोट्स को समझाऊंगा। तो आइए दोस्तों पहले हम समझते हैं अपने टॉपिक का मतलब। देखो दोस्तों सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है और एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है। तो देखो दोस्तों मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक ये बड़ा अच्छा एग्जांपल, कोशिश करूँगा इस एग्जांपल से समझना, उसके बाद फिर हम आगे और इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो ये दो लड़के हैं, ठीक है दोस्तों, और इन दोनों को शादी करनी है। एक एग्जांपल है दोस्तों। अब ये क्या करती है, एक जो है ये अपने मन में सिर्फ ख्याल बनाती है, ठीक है, कि मेरा जो फ्यूचर में होने वाला हस्बैंड हो वो हाइट में लंबा हो, ऐसा हो वैसा हो, जो जो वो प्लान बनाती है कि वो अपने मन में एक प्लान बनाती है कि उसके अंदर सुख दुख इतना हो, ये हो वगैरह हो वगैरह हो। एम्पेरिकल जो है ये नॉर्मेटिव हो गई, जो मन में ख्याल बनाती है कि मेरा फ्यूचर में होने वाला हस्बैंड कैसा होगा, ठीक है, उसकी हाइट क्या होगी, उसका रंग क्या होगा, उसका इमोशन क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। जो एम्पेरिकल वाली लड़की होगी वो यह देखेगी एट द टाइम जिस भी लड़के में कि भाई वह लड़का देखने में कैसा है, ठीक है, उसके बाद वो ख्याल नहीं बना रही, वो सामने से देख रही है वह जॉब क्या करता है, उसकी इंटेलिजेंसी क्या है वगैरह वगैरह। वो यहाँ पर एट द टाइम में देख रही है, इसके लिए वो एट द टाइम काम कर रही है, वो ख्याल में नहीं बना रही। तो दोस्तों नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल में इतना ही फ़र्क है कि नॉर्मेटिव जो है वो ख्याल है, एम्पेरिकल जो है वो सही है। देखो दोस्तों अब मेरा दोस्त जो है वो सच्चा होना चाहिए। एक मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे दोस्तों को मुसीबत में साथ देना चाहिए, ऐसा ही दोस्त को होना चाहिए ना। ये नॉर्मेटिव हो गया जब मैं ऐसा ख्याल बनाता हूँ कि होना चाहिए या उसको ऐसा होना चाहिए, एक इंसान को हमेशा दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों राजनीतिक विज्ञान में भी ऐसा ही है। हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है, समाज के बारे में क्या बताया गया था कि समाज ऐसा होना चाहिए। जब समाज को बनाया गया था वहाँ पर राजा को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, प्रधानमंत्री का लोकतंत्र में लोगों के ऊपर लोगों का ख्याल रखना चाहिए, अपने देश को बचाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक पुलिस वाले को रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, एक पुलिस वाले को समाज की रक्षा करनी चाहिए, एक नागरिक को कानून नहीं तोड़ने चाहिए। तो दोस्तों ये सब जो हो गया ये नॉर्मेटिव में आ गया। तो आपको नॉर्मेटिव का मतलब समझ में आया, जो हम एक सोचते हैं। इम्पेरिकल बोलता है, इम्पेरिकल बोलता है कि प्रधानमंत्री को ये शक्ति दे दो कि वो ये काम करेगा, पुलिस वाले अगर घूस लेगा या फिर कुछ करेगा तो उस पर इतना फ़ाइन होगा, जनता अगर रूल तोड़ेगी तो उस पर ये फ़ाइन होगा, अगर कोई भी हमारे देश की रक्षा धोखाधड़ी करता है, देशद्रोह करता है तो उसके ऊपर ये मुकदमा होगा। तो दोस्तों समझ में आ रहा है, नॉर्मेटिव कहता है ऐसा होना चाहिए, इम्पेरिकल उसे लागू करता है। समझ में आई बात, या इम्पेरिकल उसे लागू कराने की कोशिश करता है। तो देखो दोस्तों एक तरीके से अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, इससे आप समझ जाएंगे, फिर इसे मैं आपको दूसरे एग्जांपल से जोड़कर समझा देता हूँ। मान के चलिए एक परिवार में मम्मी या पापा जो भी मान के लो पेरेंट्स हैं उसके, ठीक है। अब वो अपने बच्चे को जब वो उसे मतलब कि जब उसकी पढ़ाई लिखाई कराते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये हमारा बुढ़ापे में ख्याल इसे रखना चाहिए, ये अपने पूरे घर की जिम्मेवारी निभाए वगैरह वगैरह वो सोचते हैं, ठीक है दोस्तों। अब उसके लिए वो क्या करते हैं कि अब वो प्लान बना देते हैं। नॉर्मेटिव वाले ये पेरेंट्स जो है, नॉर्मेटिव वाले पेरेंट्स वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारा ध्यान रखेगा वगैरह वगैरह। जो इम्पेरिकल वाले पेरेंट्स हैं वो बचपन में सोच लेते हैं कि ये जब पढ़ाई पूरी कर लेगा तो इसे जायदाद में जब भी हिस्सा मिलेगा जब ये हमारा ढंग से ख्याल रखेगा,
ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम इसे कभी भी अलग कर सकते हैं। तो वो अपना एक प्लान बना के चल रहे हैं कि अगर ये भविष्य में हमारा ख्याल नहीं रखेगा तो ये चीज़ हम कर देंगे। तो इम्पेरिकल वाले जो हैं दोस्तों वो साइंटिफिक है, वो करने में विश्वास रखते हैं। नॉर्मेटिव वाले जो हैं वो सोचने में विश्वास रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के टाइम में अगर हम देखें भारत को एक विश्व में महाशक्ति बननी है, अगर हम ये सोचते रहेंगे और लोगों के ऊपर जिम्मेवारी डाल देंगे हर कोई विकास करेगा, हर कोई मेहनत करेगा, तो ये नॉर्मेटिव हो गया। अगर हम इम्पेरिकली लोगों को पैसा देंगे, उनसे पूछेंगे कि आपने क्या काम करा, आपकी तरक्की क्या करी, आपने टैक्स क्यों नहीं भरा, तो वो इम्पेरिकल होगा। तो जब हम ख्याली पलाव या फिर जब हम किसी चीज़ के बारे में प्लान बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वो होता है नॉर्मेटिव। और जब हम उस चीज़ को लागू करते हैं तो उसे हम कहते हैं इम्पेरिकल। अब दोस्तों ये था इन दोनों वर्ड्स का मतलब। तो देखो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं वो मानते हैं कि नॉर्मेटिव से ही इम्पेरिकल आता है। पहले आप समाज के बारे में सोचते हो तभी तो समाज को बनाते हो। ठीक है दोस्तों, पहले किसी भी चीज़ को हम सोचते हैं ना तभी तो वो चीज़ बनती है। जैसे मान के चलो, अगर मान के चलो कोई चीज़ सोचोगे नहीं तो बनेगी कैसे? तो कहीं ना कहीं साइंस की तरक्की भी कहाँ से हुई है? पहले सोचा गया होगा, पहले किसी ने सोचा होगा ना कि बिजली बनाएंगे, फिर बिजली बनने के बाद बिजली से क्या क्या चलाई जाएगी, ये सब चीज़ सोची। ठीक है दोस्तों, तो पहले सोच आती है, पहले नॉर्मेटिव आता है, फिर इम्पेरिकल आता है। लेकिन नॉर्मेटिव और इम्पेरिकल दोनों अलग अलग है। तो कुछ लोग नॉर्मेटिव को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इम्पेरिकल को सपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों राजनीति में इसका क्या योगदान है? तो देखो दोस्तों, राजतंत्र, लोकतंत्र, राजा आया तो राजा से लोगों ने बुराई ढूंढी कि भाई राजा सही से समाज को नहीं चलाता। ठीक है दोस्तों, तो इम्पेरिकल आया, नॉर्मेटिव ने सोचा कि एक लोकतंत्र होना चाहिए, इम्पेरिकल ने उसे लागू किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि जब व्यक्ति सोचकर फिर उसे जब साइंटिफिक लागू कर देता है तो वो नॉर्मेटिव से इम्पेरिकल बन जाता है। तो आइए अब हम एग्जाम्पल से आपके नोट्स के हिसाब से समझते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको ये कहूँगा कि जब मैं आपको पूरा चैप्टर करा दूँ तो आप मुझे बस ये समझा दीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, और नहीं आया तो कहाँ पे क्या दिक्कत आई, और इसके बाद में आपके अपने तर्क भी आप मुझे दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं नोट्स के हिसाब से। तो देखो, आपको सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा नॉर्मेटिव। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है नॉर्मेटिव से रिलेटेड, इम्पेरिकल से रिलेटेड, तो आपको ऐसे लिखना है परिचय से। प्राचीन ग्रीस में, तो देखो दोस्तों, जब सबसे पहले दुनिया में जहाँ पर राजनीति की शुरुआत हुई, ठीक है दोस्तों, जहाँ जैसे ग्रीक बोला जाता है, ठीक है, यूनान जिस शहर में हुआ था, तो प्राचीन ग्रीक या ग्रीस में सामान्य राजनीतिक सिद्धांत विकसित किया गया। तो देखो दोस्तों, वहाँ पर ही सब कुछ सिद्धांत आए कि दुनिया, देश, लोकतंत्र कैसा होगा, और राजनीतिक अनुसंधान के लिए नींव हुई। तो मतलब कैसा राजा को होना चाहिए, कैसा समाज होना चाहिए, इन सब की नींव कहाँ पर पड़ी है? ये सब की नींव ग्रीक में पड़ी है। तार्किकता के उदय तक इसकी भूमिका पर कभी सवाल नहीं उठाया गया तथा सकारात्मक और अनुभवजन्य सामाजिक विज्ञान अपने दावों के साथ सही मायने में विज्ञान से अर्थात तटस्थ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि ग्रीक, जब पुराना ज़माना था, जब ग्रीक जो बिल्कुल सबसे पुराने, जहाँ पर राजनीति की शुरुआत हुई थी, एथेंस जहाँ पर शहर था, जो जहाँ पर सबसे पहले राजनीति की शुरुआत हुई थी प्लेटो और अरस्तु के टाइम में, दोस्तों वहाँ पर ये हुआ था, उन्होंने बताया है कि पहले अनुसंधान हुआ। अनुसंधान का मतलब क्या है? पहले चीज़ों को सोचा गया, नॉर्म लाया गया, पहले सोचा गया कि राज्य कैसा होना चाहिए, और आज के टाइम में बताया गया कि राज्य संविधान से चलना चाहिए। तो देखो दोस्तों, जब हमने सोचा कि समाज कैसा होना चाहिए, तो हमने सोचा समाज को ऐसा होना चाहिए जहाँ पर लोग चुने अपनी सरकार को और वो सरकार लोगों के हिसाब से काम करे। तो हमने उसके लिए क्या बनाया? संविधान। तो ग्रीक से ही, जब ग्रीक समाज था, जब सबसे पुराना समाज है, वहीं से कहीं ना कहीं नॉर्मेटिव और इम्पेरिकल की शुरुआत हो गई। तो वो इसी में बता रहा है आपको। अब देखो दोस्तों, जॉन रॉल्स ने बताया है, इट इज़ necessary to appreciate that there are two aspects of political theory traditionally conceived. It involves the analysis of what is politically feasible on the one hand and of what is desirable on the other. देखो दोस्तों, जॉन रॉल्स ने कहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति में हम राजनीति में शुरुआत से ही सीखते आ रहे हैं कि हम चीज़ों को पहले सोचते हैं, उसमें से कई फिजिबल होती है, कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, और कुछ डिज़ायरेबल होती है, कुछ हमारी इच्छा होती है। देखो दोस्तों, अभी के टाइम में हम क्या कर सकते हैं? हम हर एक गरीब को, हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम एक चीज़ सिर्फ सोच सकते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे मिटे, ठीक है, और उसे हम फिजिबल भी बना रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र से भ्रष्टाचार की कमी हो जानी चाहिए, लोकतंत्र को ऐसा बनाना चाहिए जिससे सही लोग चुन कर आएँ।
तो कहीं ना कहीं ये बताया गया जॉन रोल्स के द्वारा कि ये तो राजनीति में शुरू से चलता आ रहा है। क्या चलता आ रहा है कि हम कुछ सोचते हैं और वो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ लागू कराने वाली होती है हम उसे लागू कर देते हैं, जो चीज़ लागू कराने वाली नहीं होती है हम उसे लागू नहीं करा पाते। तो ये आपको बताना होगा। इसे आप हिंदी में अपने हिसाब से देख लीजिएगा या इंग्लिश में लिखिएगा तो बढ़िया रहेगा, लेकिन इंग्लिश में नहीं लिख सकते क्योंकि आंसर का माध्यम तो एक ही होना चाहिए एग्ज़ाम में। तो आप इसे समझ के कर दीजिएगा। अब देखो दोस्तों, ये बताया गया है कि राजनीतिक विज्ञान की नींव एक आदर्श चरित्र पे है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान के चलो आप अपने बच्चे तो नहीं, मैं आपको कहूँगा कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ बहुत अच्छा था जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखो दोस्तों, अब मान के चलो, ठीक है, अगर आप एक शादी कर लिया आपने, बाय द वे एग्ज़ाम्पल है, तो आप कहीं ना कहीं आदर्श उसके अंदर सारे अच्छे गुण ढूंढते हो ना। शादी करते टाइम कोई भी अपने सामने वाले जिससे भी शादी करता है उससे कैसे संबंध, उसमें कैसे चीज़ें ढूंढता है, अच्छे चरित्र, ठीक है, जो उसे पसंद हो। तो वैसे ही दोस्तों राजनीतिक विज्ञान में हम भी तो एक ऐसा ही समाज चाहते हैं जो चरित्र अच्छा हो। तो ये जो हम सोचते हैं ना, अच्छा देश हो या अच्छा दुनिया हो या अच्छा भारत हो या अच्छा कोई भी देश हो, तो वो राजनीति के अंदर उसे ही कहते हैं नॉर्मेटिव। और राजनीतिक दर्शन में महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित है, एक अच्छी राजनीति क्या है। कैल ऑर्डर ने कहा है, राजनीति की प्रकृति में दार्शनिक अंतर्दृष्टि ने बढ़ावा दिया है। प्राचीन ग्रीक परंपरा के बाद से विकसित होने वाले राजनीतिक सिद्धांतों के लिए कई दशक पहले, हालांकि दार्शनिक अंतर्दृष्टि की भूमिका और अधिक मोटे तौर पर राजनीति के आदर्श सिद्धांत की भूमिका संदिग्ध हो गई, या एक तटस्थ अनुभवनीय पसंद करने वाले कई राजनीतिक विज्ञानी ने पूछताछ की राजनीतिक अध्ययन के लिए दृष्टिकोण। यह स्पष्ट था कि आदर्शवादी राजनीतिक थ्योरी को किसी प्रकार के औचित्य और स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। इसकी भूमिका और लक्ष्य क्या है। तो देखो दोस्तों, ये मैं पूरा आपको पढ़ के समझाया, लेकिन मैं अब इसे एक एक करके समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पर बोला गया है कैल ऑर्डर ने कि कहीं ना कहीं राजनीति की जो शुरुआत हुई है वो एक अच्छे चरित्र, एक अच्छी कामना से हुई है कि राजनीति जहाँ पर भी होगी वहाँ पर एक अच्छे तरीके से समाज चलेगा। ठीक है दोस्तों, हम चुनाव क्यों कराते हैं, हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब क्यों करा रखा है, ये संसद क्यों चल रही है, या न्यायपालिका पे हम भरोसा क्यों करते हैं, ये सब चीज़ें क्यों करते हैं, ताकि हमारा समाज अच्छा हो। तो दोस्तों यही बात उन्होंने कहा है कि अब जो आज के टाइम में पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जो आज के टाइम में राजनीतिक सिद्धांतवादी है, जो राजनीति के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अब ये सोचने वाली चीज़ को तटस्थ कर दिया। अब वो सोचते हैं कि ज़्यादा सोचना नहीं है, बल्कि अब हमें सोचने के अलावा उसके ऊपर काम करना है। जो चीज़ सोच में ही हो उसे वो सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसी चीज़ ही सही है जो समाज को आगे बढ़ा सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात आप मेन रूप से समझ पा रहे हो कि नहीं। यहाँ पर मेन यही कहना चाह रहा है कि पहले ये होता था या अभी भी ये होता है कि कुछ लोग अभी भी सपोर्ट करते हैं नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी को। ऐसे समाज की कल्पना, जैसे कि गांधी जी कैसी कल्पना करते थे कि समाज में कोई चोरी करने आता है तो आप उसके लिए दरवाजे खोल दो, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन ये सब पॉसिबल कब है, जब हर व्यक्ति गांधी जी को माने। ठीक है दोस्तों, अगर एक बंदा गांधी जी को मानेगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर जहाँ पर 100 बेईमान है, अगर वहाँ पे एक ईमानदार अपनी आवाज़ उठाएगा तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि उसे कहीं ना कहीं उसे दबा दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि काल्पनिक, जो सिर्फ एक मन में मनगढ़ंत मत चलाओ, अपने मन में एक चीज़ें मत बनाओ। अब कोशिश करो कि वो चीज़ वहाँ पर लागू हो, वो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उसे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही हो, वो फिजिएबल होनी चाहिए, वो लागू करने लायक होनी चाहिए, वो इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए। तो राजनीतिक विज्ञान में भी एक नई चीज़ आई जो पहले से बदल गई है। तो अब हम आदर्श राज्य की कल्पना नहीं करते, अब हम आदर्श राज्य के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं। अब हम सोचते हैं कि RTI आए, जिससे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन से पता चले कि किसने कहाँ से कितना पैसा खाया है, जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट हो ताकि न्याय जल्दी से आए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह बताया गया कि आदर्श राज्य अब सोचना नहीं है, अब उसको लाना भी है, ये वाली बात। तो दोस्तों समझ में आया आपके यहाँ तक। अब कह रहे हैं दर्शन शास्त्र, राजनीति और समाज में अपने परिचय में पीटर लास्लेट प्रसिद्ध रूप से घोषित किया कि फिलॉसफी राजनीतिक दर्शन मृत है। इसकी मृत्यु काफ़ी हद तक तार्किक सकारात्मक के उदय के परिणाम थी। वैज्ञानिक समझ में गहरी आस्था दिखाई और सुझाव देगी जो अनुभाविक रूप से सत्य नहीं है, बस अर्थहीन है। देखो दोस्तों, यहाँ पर यही बताया गया है कि जब नॉर्मेटिव थ्योरी आई, ठीक है, जब एम्पेरिकल थ्योरी आई तो ये नॉर्मेटिव मर गई। जब नॉर्मेटिव थ्योरी, एम्पेरिकल थ्योरी आई तो नॉर्मेटिव मर गई।
देखो दोस्तों, अब मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। अगर मान के चलो, पहले हमारे देश, पहले मतलब पुराने ज़माने के जब भारत में या फिर पुराने ज़माने में जब तक साइंस नहीं आई थी तब तक हम चीज़ों को नहीं समझते थे, हम उसे भूत प्रेत समझते थे। जैसे मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि पीपल के पेड़ के नीचे सोने से मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इंसान जो है अपनी ऑक्सीजन या फिर जो भी होता है वो उसे कहीं ना कहीं, जो पेड़ होता है वो इंसान की सांस ले लेता है, ठीक है, और वो उल्टा काम करता है पीपल का पेड़। तो पुराने ज़माने में लोग ये सोचते थे कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, देखो सीधी सी बात है, पहले लोग ये सोचते थे कि अगर पीपल के पेड़ के नीचे रात को सोते हैं तो भूत मार देता है, ठीक है, या उसकी मृत्यु होती थी तो लोग सोचते थे भूत है। लेकिन आधुनिक साइंस ने बताया ऐसा नहीं है। अगर हम पीपल के पेड़ के नीचे सोते हैं तो पीपल का पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती इसीलिए वो मर जाता है। तो समझ में आई दोस्तों बात आपको यहाँ पर? तो यहाँ पर ये बताया गया कि जब तक हमें उसकी साइंटिफिक चीज़ नहीं पता थी तब तक हम ढकोसलों पर विश्वास करते थे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि पहले हम ये सोचते थे कि राजा भगवान है और हम उसके पैर की जूती है, प्रजा उसके जूते की तरह है, ठीक है दोस्तों, और राजा को पिता मानना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि हमारे, जब तक हम ही उसे मानते हैं या हमने उसे बना रखा तब तक ही वो राजा, प्रधानमंत्री या कुछ भी है। ये आज के टाइम में ये बताया गया है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब साइंटिफिक चीज़ आई, जब साइंटिफिक चीज़ आई या जब साइंस का विकास हुआ तब नॉर्मेटिव मर गया। जब से लोगों ने ये कह दिया कि अब इसे लागू करो, अब पुरानी चीज़ें ख्याली पुलाव मत बनाओ। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है दोस्तों कि पीटर लॉसलेट ने बताया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दर्शन मर गया जब से वैज्ञानिक समझ आ गई। समझ में आ गया दोस्तों कि नहीं? मेन इस टॉपिक का मतलब या फिर जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझ में आ गया? ये मेन है हमारे लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1976 में चार्ल्स टेलर ने पॉलिटी में एक प्रसिद्ध लेख तटस्थता प्रकाशित की, राजनीतिक विज्ञान, जिसमें उन्होंने तर्क दिया मौजूदा बौद्धिक स्तर के खिलाफ समय की राजनीतिक विज्ञान के निष्कर्ष नहीं है और कभी मूल्य मुक्त नहीं होंगे। किसी दिए गए व्याख्यात्मक ढांचे में अच्छाई की धारणा और मूल्यांकन का एक सेट गुप्त होता है। जब तक उन्हें ओवरनाइट नहीं किया जाता तब तक हम ढांचे के साथ दूर नहीं करते। तो देखो दोस्तों, चार्ल्स टेलर ने क्या कहा है? चार्ल्स टेलर ने दोस्तों यहाँ पर ये बताया है कि किस तरीके से जब तक हम चीज़ को सिर्फ सोचते हैं तब तक ठीक नहीं है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर भी आपको, कि एक कहीं ना कहीं ऐसा राजनीतिज्ञ, एक पंजाब या शायद मुझे राज्य का नहीं पता, वहाँ पर उन्होंने बोला था कि किसानों को, एक रैली थी, किसानों की रैली में बोला कि दोस्तों जो हमारे खेत में पानी आता है उस पानी से हमारी फसल कैसे बनेगी? क्योंकि पानी में से बिजली निकाल ली जाती है तो पानी के अंदर असली तत्व नहीं रह जाते। तो वहाँ पर लोगों को पता नहीं था, लोगों ने ज़्यादा ताली बजा दी। पर दोस्तों वो गलत था। कैसे गलत था? क्योंकि जब भी पानी गिरता है दोस्तों तो पानी के गिरने से बिजली बनती है, ना कि पानी के अंदर से तत्व निकालने से बिजली बनती है। तो इसका मतलब क्या है? लोगों को नॉलेज नहीं थी या फिर वहाँ उन मंत्री जी को नॉलेज नहीं थी कि वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जब तक हम चीज़ों को सोचते हैं, जब तक हम तर्क नहीं लगाते, जब तक हम बुद्धि नहीं लगाते, तब तक उस चीज़ का एक पार्ट रह जाता है या छुपी हुई रह जाती है जिसे हम समझ नहीं पाते। तो दोस्तों यहाँ पर समझ में आ गया मेन बात ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब तक हम बुद्धि, जब तक हम मेन हर चीज़ को अपना कर नहीं देखेंगे या फिर जब तक हम उसके हर एक साइंटिफिक फील्ड में नहीं जाएंगे तब तक उसके बारे में पता नहीं चलेगा। दोस्तों पहले की तरह अगर हम देख लो कि अगर हम पहले, जब हम एक पन्ने पे खुद लिखते थे हिसाब किताब, ठीक है, जब देश का अकाउंटिंग एक पेज और पेन पे चलता था, जब तक पेज पर एफआईआर लिखी जाती थी तब तक क्या होता था, उसे मिटा दिया जाता था या कई चीज़ें हो जाती थी। लेकिन जब आज के टाइम में डिजिटल ज़माना हो रहा है तो किस तरीके से साइंस के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं। आज के टाइम में रिकॉर्ड को मिटाना इतना आसान नहीं रह गया है, या फिर जो चीज़ गुम जाती है या फिर जो चीज़ हमारे साथ नहीं होती या डिलीट भी होती है वो भी चीज़ हमें मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं साइंस का एक डेवलपमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई परिचय के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों नॉर्मली यही कह रहा है आपको कि कहीं ना कहीं सबसे पहले एक समाज की कल्पना करते हैं हम, और वो समाज के अंदर
कल्पना से वो कल्पना ख़त्म हो जाती है और हम उसे देखते हैं कि वो समाज असली में कितना हमारे लिए पॉसिबल है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आदर्शवादी सिद्धांत और उसकी भूमिका को परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों, आदर्शवादी सिद्धांत का मतलब होता है नॉर्मेटिव सिद्धांत, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि आदर्शवादी सिद्धांत के बारे में, तो आप ऊपर की सारी चीज़ों को लिखेंगे और आदर्शवादी सिद्धांत के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि सामान्य राजनीति सिद्धांत उतना ही पुराना है जितना कि राजनीति हम आसानी से देख सकते हैं प्लेटो और अरस्तू को इसके संस्थापक के रूप में। तो देखो दोस्तों, प्लेटो और अरस्तू ने क्या बताया है, उन्हें राजनीति विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि कैसा राज्य होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, राज्य के अंदर नागरिक कौन होंगे, राज्य कैसे काम करेगा, एक संगठित मजबूत राज्य कैसे बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब अगर आप देखते होंगे राजा को, या फिर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा होगा, उसे क्या है, कौटिल्य वाला, तो कौटिल्य एक राजा के बारे में क्या क्या बताता है कि राज्य को कितना मजबूत होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो यही बताया गया कि नॉर्मेटिव जो आदर्शवादी है, जिसे नॉर्मेटिव को आदर्शवादी बोला जाता है, और भी कई चीज़ें से बोला जाता है। तो आदर्शवादी में ये बताया गया दोस्तों, नॉर्मेटिव थ्योरी में, कि सबसे पहले नॉर्मेटिव की शुरुआत प्लेटो अरस्तू ने करी, और सबसे पुराना है। इम्पेरिकल तो बाद में आए, साइंस बाद में आया है, सबसे पहले तो ख्याल आए हैं, सबसे पहले तो नॉर्मेटिव आया है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बिजली बाद में बनी है, बिजली के यूज़ बाद में पता चला, लेकिन बिजली की कल्पना पहले हुई। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई बाद में आया है, स्कूल बाद में आया, लेकिन स्कूल की कल्पना, पढ़ाई की कल्पना पहले की गई है। एरिस्टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, प्लेटोज द रिपब्लिक एंड द लॉज, अरिस्टोटल पॉलिटिक्स। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि अरिस्टोटल ने अपनी किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस में बताया था कि किस तरीके से एक राज्य को होना चाहिए, ये राज्य कैसे चलेगा। प्लेटो की रिपब्लिक में पता चला था, और लॉज जो अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स की बुक, द लॉज अरिस्टोटल्स की थी, उसमें बताया था कि समाज कैसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मेटिव थ्योरी है दोस्तों, जो नॉर्मेटिव है, जो आदर्शवादी सिद्धांत है, वो इनके थ्रू ही पता चला था। तो दोस्तों, नॉर्मेटिव में आपको ये सब लिखना है कि भाई नॉर्मेटिव इतना पुराना है, या आदर्शवादी सिद्धांत इतना पुराना है कि जितना एथेंस या फिर सबसे पुराना वही है, उसके बाद ही ये एम्पेरिकल आया है। और ये दो आप एग्जाम्पल दे दोगे। सामान्य सिद्धांत का संबंध मानदंडों आदर्श सिद्धांत से है। एक आदर्श मूल सिद्धांत को एक सामान्य निर्देश के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो लोग समाज को बताता है कि वह क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, नॉर्मेटिव थ्योरी क्या बताती है, क्या करना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक प्रजा को कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर यही बताया गया है कि राज्य में किस तरीके से प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए, संविधान को लागू कैसे करना चाहिए, कानून का पालन कैसे करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखो दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक, अगर मान के चलो आप चल रहे हो, ठीक है, या फिर ये छोड़ो, अगर मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपने अपने दोस्त से एक मजाक किया, वो इस तरफ खड़ा था चेहरा कर कर, और आपने उसे पीछे से डराया, उसको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया। अब आपको मर्डर का चार्ज लगा दिया जाएगा, तो कैसा होगा? तो ये गलत है। तो ऐसा राज्य को नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये मेरा नॉर्मेटिव विचार है। परंतु यहाँ पर यही बात दोस्तों बताई गई है कि समाज को कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके एग्जाम्पल से मैंने यही समझाया कि आपने तो एक छोटा सा मजाक किया, आपका इंटेंशन ऐसा नहीं था, आपके मन में ऐसा नहीं था कि इसे मैं मार दूँ। तो यहाँ पर यह बताया गया है दोस्तों कि कहीं ना कहीं समाज को कैसा होना चाहिए, या ये सब चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके इसके नॉर्मेटिव सिद्धांत में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक तो नाम ऐसे हैं कि नॉर्मेटिव, एम्पेरिकल, बड़े बड़े से नाम हैं। तो नॉर्मेटिव में यही बताई गई कि समाज को कैसा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की समाज को कोई नहीं चाहेगा जहाँ पर आप एक मजाक भी करोगे और वहाँ पर अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको जीवन भर कारावास में डाल दिया जाए। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। एक मानक सिद्धांत या निर्धारित करने की कोशिश करता है कि राजनीतिक समुदाय, घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय में किन मानकों का पालन होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, हमें नेपाल से कैसे संबंध रखने चाहिए, हमें पाकिस्तान से कैसे रखने चाहिए, हमें अमेरिका से कैसे रखने चाहिए, हमें चाइना से कैसे रखने चाहिए। तो दोस्तों, ये हमें कैसे पता चलेगा?
देखो, पाकिस्तान से हम देखते हैं कि हमारे किस तरह के संबंध हैं, किस तरीके से हमारा वो पड़ोसी है, वो हमारा कितना हित चाहता है, कितना अहित चाहता है। उसी तरह हम चाइना को देख सकते हैं कि वो हमारे कितना सही दोस्त है, नेपाल को देख सकते हैं, रशिया को देख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बताइए कि हमें कैसे संबंध रखने चाहिए। ये सब चीज़ें मानक किस में हैं, ये सब हमें कहीं ना कहीं नॉर्मेटिव थ्योरी देती है। ठीक है, अगर मान के चलो एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि आपको अपने किस दोस्त से कैसा संबंध रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों, तो ये मैं नहीं बता सकता। मान के चलो मैंने देखा कि यार आपको एक आपका दोस्त गाली दे के बात कर रहा है, तो मैं कहूँगा ये इसका अच्छा दोस्त नहीं है और इसे इससे दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि वो आपको गाली तो दे रहा था, लेकिन मुसीबत में वही काम आता है। और एक तरफ मैं देखता हूँ आपका दोस्त बहुत आपसे प्यार से बात करता है, मैं कहूँगा इसका बहुत हित चाहने वाला दोस्त है, लेकिन वो प्यार प्यार में आपकी जड़ें काट रहा है या आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, या फिर वो आपका बुरा चाहता है। तो देखो दोस्तों, जो आपको पता है, ठीक है, वो मैं नहीं बता सकता। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि मानक सिद्धांत कैसा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो एक मानक सिद्धांत ये बताता है कि राजनीति में कैसे मुद्दे होने चाहिए, कैसे राज्य को संबंध रखने चाहिए। सामान्य कथन एक आदर्श मानक या मॉडल का संदर्भ है और इस संदर्भ में प्राथमिकता शामिल हुई मुद्दे जो मानक स्थापित करते हैं, जिनके द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। तो देखो दोस्तों, स्टैंडर्ड किया जाता है, एक स्टैंडर्ड रख देखा जाता है। मैंने क्या स्टैंडर्ड रखा कि आपको इससे दोस्ती रखनी चाहिए, मैंने दो चीज़ों पर देखा। मैं देखा एक तो ये गाली बक रहा था और एक आपसे प्यार से बात कर रहा था, तो मेरा एक अलग स्टैंडर्ड है। लेकिन आपने देखा कि ये जो मेरे से गाली से बात कर रहा था ये मेरे मुसीबत में काम आया था, और जो मेरे प्यार से बात कर रहा है ये तो मेरा दुश्मन है, इसने तो मेरा उस टाइम में साथ नहीं दिया था। तो देखो दोस्तों, हम दोनों के दोनों तरफ मानक है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि आदर्शवादी जो सिद्धांत है ये राजनीति में पहले ही आ गया था। समाज बनाने की एक ही कल्पना थी कि समाज का विकास हो सके, देश आगे बढ़े, या फिर एक समाज शांति से रह सके, विश्व शांति से रह सके। तो एक समाज बनाने की यही परिकल्पना थी। तो दोस्तों, यही बताता है नॉर्मेटिव थ्योरी। बहुत अटपटा लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हो गए होंगे, तो इसलिए शायद आपको समझने में दिक्कत भी हो रही होगी, लेकिन बहुत आसान है दोस्तों। सिर्फ ये पढ़ने में इतने भारी भारी वर्ड हैं। देखो, नॉर्मेटिव आपका यही कहता है कि बहुत पुरानी चीज़ है, ये बड़े पुराने ख्याल है। नॉर्मेटिव का एक सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों का आ जाना। ठीक है दोस्तों, जो मतलब हम मन में कल्पना करते हैं उसके बारे में इन सब ने बताया। अब उसके बाद में कैसा समाज होना चाहिए, यह सब चीज़ें इन्होंने बताई है। उसके बाद समाज को कैसा होना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए, समाज को कैसे संबंध रखने चाहिए, ये सब चीज़ें नॉर्मेटिव थ्योरी में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अनुभवजन्य अनुसंधान। अनुजन्य अनुसंधान जिसका मतलब है एम्पेरिकल। और हम साथ ही साथ यह भी पढ़ेंगे कि दोस्तों एम्पेरिकल का नॉर्मेटिव से क्या संबंध है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया कि नहीं। मेन बेसिक आपके लिए यह समझना ज़रूरी है कि आपको नॉर्मेटिव अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर दोस्तों एम्पेरिकल भी आता है या नॉर्मेटिव भी आता है तो आपको यही लिखते हुए आना है, ताकि अगर एम्पेरिकल होगा तो नॉर्मेटिव पहले आपको बता के फिर एम्पेरिकल बताना है। अगर एम्पेरिकल होगा तो तब भी आपको नॉर्मेटिव बताना है, क्योंकि नॉर्मेटिव बताने से ही एम्पेरिकल अपने आप निकल आएगा। तो समझ गए वो दोस्तों। अब हम इसे समझते हैं अनुभवजन्य अनुसंधान और मानव के बीच संबंध सिद्धांत। तो देखो दोस्तों, इसका मतलब है एम्पेरिकल और नॉर्मेटिव का संबंध। तो देखो, जॉन गैरिंग और जोशुआ यूसिफ ने इस स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। कहा कि सामाजिक विज्ञान में अनुभवजन्य अध्ययन व्यर्थ है अगर मानक नहीं है, और ना ही अनुभवजन्य समर्थन, जबकि अनुभवजन्य समर्थन के बिना एक मानक तर्क हो सकता है। बयानबाजी या तार्किक रूप से प्रेरक, लेकिन इसमें प्रदर्शन नहीं होगा। अच्छा सामाजिक विज्ञान दोनों तत्वों को एकीकृत करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैंने जब चैप्टर शुरू हुआ था तो आपको एग्जांपल दिया था कि एक लड़की थी ए नाम की, जो नॉर्मेटिव थी, वो सिर्फ अपने भविष्य के किसी अपने पति के बारे में सोचती रहती कि वो कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन वो उसके लिए काम नहीं करती, कुछ नहीं करती। और एक एम्पेरिकल है जो कुछ सोचती नहीं है, वो सामने में एट द टाइम देखती है कि इसके अंदर क्या क्या गुण हैं, ये गुण होने चाहिए, नहीं हाँ ना एट द टाइम कर देती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, क्या नॉर्मेटिव सही है अपनी जगह या एम्पेरिकल सही है, या फिर मैं आपको ये लड़की वाला एग्जांपल सही नहीं है। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। आप गए मार्केट में, या आपको कहीं ना कहीं आज रात को चिकन बनाना है, एक एग्जांपल है दोस्तों। अब नॉर्मेटिव जो वो सोचता है कि मैं जाऊंगा शाम को प्याज खरीद लूँगा, ये कर लूँगा, टमाटर खरीद लूँगा और फिर रात को यहाँ से ले आऊँगा वगैरह वगैरह, ये और ये है, इतना नहीं सोचता, ये सीधा खरीद कर
ले आता है। ठीक है दोस्तों, प्याज ले आता है, टमाटर वगैरह जो जो इसे चाहिए होता है वो ले आता है, और फिर बाद में सोचता है कि अब बनाऊँ क्या, फिर ये सोचता है जाता हूँ चिकन ले आता हूँ। समझ में आया दोस्तों, पहले टमाटर वगैरह जो भी चीज़ वगैरह वगैरह जो इसे चाहिए थी वो सब खरीद ली, और बाद में दुकान गया चिकन लेने। पहले इसने नहीं सोचा कि मुझे चिकन खाना है, इसने सोचा चिकन खाना है, लेकिन इसने सोचा कि मैं बाद में मार्केट में जाकर ले आऊँगा, लेकिन मार्केट नहीं गया। ये नॉर्मेटिव है। तो दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि एक सिर्फ सोच रहा है और एक कर रहा है, लेकिन सोचे बिना करना भी गलत है, और सिर्फ सोचते रहना ये भी गलत है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं ये सोचता रहूं कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो देश के अंदर ये सुधार कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है दोस्तों, और मेरा एक दोस्त है वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है, बीजेपी वगैरह कोई भी, आम आदमी कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, या फिर कांग्रेस वगैरह कोई भी, और वो उसके अंदर काम करता रहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, उसे बनना क्या है। तो देखो दोस्तों, दोनों गलत है। एक मैं जो सिर्फ सोचता रह रहा हूँ, और एक मेरा दोस्त जो सिर्फ कर रहा है, उसे ये नहीं पता कि उसे उसमें करते क्या जाना है। तो इसके लिए बताया गया है कि अच्छा राजनीतिक वही है, या फिर अच्छा सामाजिक विज्ञान या अच्छा पॉलिटिकल साइंस वही है दोस्तों, जिसके अंदर व्यक्ति पहले नॉर्मेटिव हो, पहले उस चीज़ को सोचे, और फिर उसे एम्पेरिकल हो, फिर उसे लागू करे। समझ आई दोस्तों, पहले सोचो और उसे करो, ना ही पूरा नॉर्मेटिव होना चाहिए, ना ही पूरा एम्पेरिकल होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही बताया गया है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अच्छा सामाजिक विज्ञान दोनों को एकीकृत करता है, दोनों को जमा कर लेता है, दोनों को अपने अंदर रख लेता है। तो जस्टिन वैनबर्ग का तर्क है कि इस तरह से इसके दो स्वामी हैं, ज्ञान और कार्यवाही। पहले उस चीज़ की नॉलेज ले लो, पहले ये देख लो कि समाज कैसा होना चाहिए, समाज में राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसे होना चाहिए, अब उस प्रजा को बनाया कैसे जाएगा, कार्यवाही, ये पता चलेगा एम्पेरिकल से। तो कहीं ना कहीं ये संबंध भी बताते हैं कि नॉर्मेटिव कहता है उसके बारे में नॉलेज लो, और एम्पेरिकल कहता है उसके ऊपर काम करो। यह केवल हमें यह बताने के लिए नहीं कि न्याय के बारे में क्या सच है, अधिकार के बारे में क्या सच है, लेकिन ये वांछनीय स्टेन को बढ़ावा देने के लिए भी कहता है। तो दोस्तों ये बताता है कि मौलिक अधिकार अगर आपको पता है तो ही काफ़ी नहीं है। क्या आप अपने मौलिक अधिकार ले पाते हो? क्या आपको कोई मौलिक अधिकार लेने से रोक तो नहीं रहा? या किसी समाज में मौलिक अधिकार सबको मिले हुए आज के टाइम में, क्या हम उन अधिकारों को ले पा रहे हैं? क्या आज के टाइम में न्याय को हम प्राप्त कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे? उसे कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये हमें करना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आज के टाइम में दोस्तों हमारे देश में या फिर दुनिया में ये स्थिति है दोस्तों, हमारे देश में नहीं, कि हम लोग बहुत बड़ी बातें करते हैं कि भारत में ये हो जाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, ये कभी नहीं होता, लेकिन हम खुद करके नहीं करते, हम सिर्फ नॉर्मेटिव बने हुए, हम एम्पेरिकल नहीं बने हुए। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हम ये सोचते हैं कि भाई कई बार कि हमें भविष्य में ये बनना है वगैरह वगैरह, मुझे पढ़ना है, लेकिन हम ये नहीं सोचते, सिर्फ हम एग्ज़ाम पास करने का नॉर्मेटिव रखते हैं, लेकिन हम एम्पेरिकल नहीं करते कि हम एग्ज़ाम पास क्यों कर रहे हैं, हम इसे करके करना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये बातें बताई गई है। अब बताया जा रहा है सामान्य राजनीतिक सिद्धांत और अनुभवजन्य राजनीतिक अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, दोनों अलग अलग बॉक्स में डाल दिया और प्रतिस्पर्धा दृष्टिकोण के रूप में माना जाता है। जितने अध्ययन का सुझाव है कि राजनीतिक विज्ञान और उनके वक्तव्य दोनों दृष्टिकोणों की आवश्यकता है, राजनीति की हमारी समझ बढ़ाती है। तो देखो दोस्तों, नॉर्मेटिव भी पढ़ना जरूरी है, एम्पेरिकल भी पढ़ना जरूरी है। हमें यह भी पढ़ना जरूरी है कि कैसा राजा होना चाहिए, और हमें यह भी पढ़ना जरूरी है कि उस राजा को अच्छा राजा कैसे लाया जाए। राजा कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ये नॉर्मेटिव है, लेकिन अच्छा राजा कैसा लाया जाए ये एम्पेरिकल है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हमें सिर्फ यही नहीं सोचना, हमें इसे लागू भी करना है। मानदंड बहुसंस्कृतिवादी के मूल सिद्धांत कुछ तथ्यों को दर्शाता है, कुछ नीतियों को सूचित करता है। यह अनुभवजन्य शोधकर्ताओं को बहुसांस्कृतिक निवृत्तियों से निपटने की अनुमति देता है। देखो दोस्तों, कई चीज़ें हम सोचते नहीं हैं। जैसे मान के चलो, हमने ये नहीं सोचा था, या फिर जब भी हमारा संविधान बना था तो हमने ये सोचा था कि संविधान के अंदर जब हमारा देश बना था उस टाइम में राज्यों की संख्या बहुत कम थी, 15 के आसपास थी। ठीक है दोस्तों, तो हमने 15 राज्यों के हिसाब से अपना संविधान बनाया था, लेकिन आज के टाइम में 28 राज्य हो गए हैं। कल के टाइम में फिर कुछ और राज्य बढ़ या कम हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या दोस्तों? इसका मतलब ये है कि हमारे सामने अलग अलग चैलेंज आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मान के चलो कि कहीं ना कहीं आज के टाइम में हम देख ही रहे हैं किस तरीके से कोरोना वायरस जैसे
महामारी ने हमारे देश को घेर लिया या दुनिया को आज के टाइम में घेर रखा है, इसकी हमें बिल्कुल जो नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे कौन काम आता है? अनुभवजन्य शोधकर्ता। यहाँ पर हमें सोचने वाले नहीं, यहाँ पे करने वाले, जो इम्पेरिकल है उसके ऊपर नीतियाँ बनाएंगे, उससे निपटेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो कहीं ना कहीं अनुभवजन्य जो इम्पेरिकल नीति है या इम्पेरिकल थ्योरी है, वो एट द टाइम नए नए जो टास्क मिलते हैं, जो नई चीज़ आती है, जैसे आज के टाइम में बहुसंस्कृतिवाद है या कुछ भी हो सकती है, वो उससे शोध करते हैं, वो उस पर खोजबीन करते हैं, उससे निपटने का तरीका ढूंढते हैं। तो देखो दोस्तों, क्या तरीका है कि हम मास्क लगा कर रहे, दूर रहे, दवाइयाँ बनाई, यही सब तरीका है ना आज के टाइम में कोरोना वायरस को कम करने के लिए। तो यही बात यहाँ पर दोस्तों बताई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इनके बीच का संबंध क्या है, किसके बीच का? इम्पेरिकल और नॉर्मेटिव का। तो यहाँ पर यही बताया गया कि नॉर्मेटिव और इम्पेरिकल का दोनों का मिलना जरूरी है। उसके बाद में सिर्फ हमें यही नहीं पता होना चाहिए कि राजा कैसा हो, न्याय कैसा हो, अधिकार कैसा हो, हमें ये पता होना चाहिए कि ये सब कैसे मिलेगा। तो हमें सिर्फ नॉर्मेटिव नहीं होना, इम्पेरिकल भी साथ ही साथ होना है। उसके बाद में हम दोनों को एक बक्से में डालकर अगर हम देखें, या फिर हम दोनों नॉर्मेटिव इम्पेरिकल को अलग अलग रख के देखें, तो कोई फ़ायदा नहीं है इनका कंपटीशन कराने का। हमें इन दोनों को समझना भी है, नॉर्मेटिव को भी, इम्पेरिकल को भी। इसके बाद में इम्पेरिकल जो है हमारे कहीं ना कहीं फ़ायदा भी करती है, कहीं ना कहीं हमारी मदद भी करती है। किस चीज़ में दोस्तों? तो हमारी समझ को बढ़ाने में, एट द टाइम कोई नई सिचुएशन आ जाए उसे हैंडल करने में। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान के चलो इंटरनेट आज के टाइम में ज़रूरी हो गया, तो कहीं ना कहीं इम्पेरिकल सोच यही बोलेंगे कि इंटरनेट सबको मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मौलिक अधिकार नहीं था तो अब नहीं मिलेगा, नहीं, कुछ नई चीज़ आई तो वो सबको मिलनी चाहिए। तो यहाँ तक दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब कहता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण को संबंधित करते हुए दोनों दृष्टिकोण, नियमात्मक और अनुभवजन्य, नॉर्मेटिव और इम्पेरिकल, अलग अलग समय के हैं, उनकी प्रकृति और उनके तरीकों में फ़र्क है। तो देखो दोस्तों, नॉर्मेटिव एक अलग चीज़ है, इम्पेरिकल अलग चीज़ है, उनकी प्रकृति अलग है। नॉर्मेटिव कहता है अच्छे से अच्छी चीज़ की कल्पना करो, इम्पेरिकल कहता है अच्छे से अच्छा करो। तो बिना कल्पना के अच्छा कर नहीं सकते, और बिना करे हम अच्छा सोच सोच के नहीं रह सकते। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर समझ में आ गया आपको। अब कह रहा है मोटे तौर पर अनुभवजन्य दृष्टिकोण फैक्ट की खोज करता है, चीज़ की खोज करता है। ठीक है दोस्तों, अगर इम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी है तो वो ये बोलेगा, अगर मैं ये कहूँगा कि भाई इम्पेरिकल जो है, नॉर्थ कोरिया बहुत अच्छा देश है, ठीक है, तो इम्पेरिकल उसे कभी नहीं मानेगा। वो कहेगा वहाँ तो तानाशाही है, वहाँ पर तो लोगों को हंसने पर, या फिर अगर वहाँ पे कोई गलती करते तो भूखे कुत्ते के सामने डाल देते हैं, तो वो तो भाई अच्छा देश नहीं हो सकता, वो बात को मानेगा ही नहीं। तो अनुभवजन्य देख कर समझ कर हाँ या ना करता है। और मानदंड जो दूसरा है नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव कहता है वैल्यू। ठीक है दोस्तों, नॉर्मेटिव कहता है कि भाई उसके अंदर उसने किस लिए भूखे कुत्तों के सामने डाला, वो ऐसा क्यों है, वो ऐसी बातें करेगा। जैसे मान के चलो, अगर मैं इसको राजनीतिज्ञ के एग्जाम्पल से नहीं समझाऊँ तो मैं वैसे आपको समझाता हूँ कि जो चीज़ देखिएगा वो उसे ही मानेगा। अगर मान के चलो कि भाई एक व्यक्ति है और वो दिखने में उतना हैंडसम नहीं है, या फिर देखने में उतना मनोहर नहीं है, तो एक व्यक्ति क्या कहेगा, ये हैंडसम है, ठीक है, तो साइंस उसे क्या कहेगी, इम्पेरिकल, नहीं ये कहाँ से हैंडसम है, ठीक है, लेकिन नॉर्मेटिव कहेगी ये मन से हैंडसम है। तो जो चीज़ नहीं दिख रही तो वो उसे नॉर्मेटिव, और जो दिख रही है, जो फैक्ट है, वो है इम्पेरिकल। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इसके अंदर ये फ़र्क है। अनुभवजन्य दृष्टिकोण का उद्देश्य एक आनुभाविक कथन बनाना है जो है के साथ संबंध रखता है, जबकि मानक दृष्टिकोण का उद्देश्य एक मानक कथन बनाने, टू या बी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इम्पेरिकल है वो क्या एट द टाइम क्या है, जो दिख रहा है वो चीज़ है, ठीक है। अगर मान के चलो मैं आज के टाइम में अमीर, या फिर कोई व्यक्ति बहुत पैसा है, उसके पास 1 करोड़ रुपए है, तो अनुभवजन्य कहता है वो चीज़ है। कल मेरे पे 1 करोड़ होंगे, या कल मैं बहुत अमीर होऊंगा, ये नॉर्मेटिव है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आज सोचता हूँ कि मैं कल प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ये नॉर्मेटिव है, गलत नहीं, ये नॉर्मेटिव है कि सिर्फ जो होगा। इम्पेरिकल जो है वो ये कहता है कि अभी मैं बात करूँ, अभी आप पे क्या है, अभी आपकी जेब में क्या है, या अभी आप क्या हो। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात करता है।
महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अनुभवजन्य कथन जो एम्पेरिकल है ऐसी स्थिति से संबंधित है जिसे हम अर्थ अनुभव द्वारा देख सकते हैं, जिसे हम एट द टाइम सामने जिसका मतलब समझ सकते हैं, जिसे बार बार अवलोकन द्वारा स्थापित किया जा सकता है, जिसकी सटीकता का परीक्षण किया जा सकता है। दूसरी और एक विशिष्ट देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो है एट द टाइम वाली बात, ठीक है दोस्तों, कि हम जो देख रहे हैं जो चीज़ है उसके बारे में। दूसरी ओर एक विशिष्ट कथन विशेष प्रकार आदेश के लिए वरीयता व्यक्त करने के लिए जाता है, जैसे कर्तव्य, सार्वभौमिक आवश्यकता, नैतिक सिद्धांत, आदर्श के प्रति प्रतिबद्धता, ये वगैरह वगैरह। देखो दोस्तों, अगर आप सिर्फ भावना रखते हो अपने पेरेंट्स के प्रति कि आप उनके पैर छूते हो, उनकी बड़ी इज्जत करते हो वगैरह वगैरह, तो ये आप उनको सिर्फ पैर छूकर या फिर किसी भी तरीके से आप एक उनके प्रति नॉर्मेटिव हो, आप उनके लिए काफ़ी अच्छा सोचते हो, आप उनकी काफ़ी इज्जत करते हो। लेकिन दोस्तों, अगर उनके पेट भरने की बात है और आपके पास अन्न ना हो, तो क्या आप उनका पेट पैर छूकर भर सकते हो? नहीं। तो अनुभवजन्य जो है वो ये कहता है कि भाई जो है, जो अर्थ है, जिसका मतलब है, वो वाला काम करो। मतलब कि अगर उनको खुशी देनी है तो उनको जो चीज़ चाहिए उनके मनपसंद की उन्हें ला कर दो, या उनसे उनको खुश करने की कोशिश करो। पैर छूकर आप नॉर्मेटिव, आप इज्जत करते हो, हालांकि देखने में आ रही है, या फिर उनको आप जिस तरीके से आपके कल्चर में उनको इज्जत दिखाने का वो आप दिखा रहे हो, लेकिन क्या आप उनको उस चीज़ से खुश कर पा रहे हो? तो यहाँ पर यही दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मल सी बड़े, मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये अटपटे एग्जांपल लग रहे होंगे, लेकिन इसे इससे जोड़ कर देखो दोस्तों। तो यहाँ पर यही बताया गया समाज के लिए भी कि अगर आप जो है, हमारे समाज आज के टाइम में अमेरिका अमीर है, ये सच बात है, चाहे उधर 4 शादी होती है, 5 शादी होती है, चाहे वहाँ लोग अपने रिलेशनल या फिर किसी भी तरीके से खुश नहीं है, या फिर वहाँ पे बड़ा बिजिएस्ट लाइफ है, चाहे वो रात को दवाइयाँ खाकर सो रहे हो, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है दोस्तों। लेकिन एट द टाइम उन पर पैसा है, या वो सबसे अमीर है, ये सच है, सबसे दुनिया की खास सुविधाएं उनके पास है, ये सच है। लेकिन हम अगर सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि कर्तव्य निभाना, सार्वभौमिक आवश्यकता, या फिर हमारा समाज एक अच्छा शिष्टाचारी समाज होगा, लेकिन हमारे समाज के पास पैसे नहीं होंगे, या समाज पे कोई दिक्कत होगी, या कोई भी समझ, तो वो समाज सिर्फ नॉर्मेटिव होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सिर्फ यही चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें एम्पेरिकल भी होना चाहिए। तो एम्पेरिकल और नॉर्मेटिव में ये फ़र्क है। एक आंतरिक कथन के लिए आंतरिक मूल्य की सेवा करे कुछ किया जाना चाहिए, जो अंत में उदाहरण के लिए सत्य, अच्छा, सुंदर। दूसरे एक अनुभवजन्य कथन जिसमें कुछ करने की आवश्यकता होती है, एक साधन मूल्य की सेवा करने का इरादा है, जो कुछ अंत के लिए एक साधन है, जैसा अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करे। और यह कथन की सामग्री ना कि इसका रूप है, जैसे अनुभवजन्य या आदर्श बनाता है। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति हैंडसम है और एक व्यक्ति हैंडसम है, हम उसे हैंडसम बोल देते हैं, और एक व्यक्ति अपने आप को हैंडसम बनाता है, इसमें फ़र्क है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ये बताया गया है, आप कितने सारे सेलिब्रिटी देखते होंगे, या आप कितने लोगों को देखते होंगे, या आप एक क्रिकेटर को देखते होंगे। एक व्यक्ति को बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आता है, ठीक है दोस्तों, और एक व्यक्ति एक अच्छा क्रिकेट खेलना सीखता है, ये दोनों बहुत अलग चीज़ है। नॉर्मेटिव कहता है कि जो चीज़ है या फिर वो नॉर्मेटिव है, अगर किसी को नॉर्मल ही आता है तो ठीक है। एक एम्पेरिकल, कोई व्यक्ति अपने ऊपर सुधार करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया कि सुंदर वगैरह ये सब नॉर्मेटिव शब्द है, ठीक है, कि ये सुंदर है, ये क्रिकेटर है, या ये वो है, वो उसकी खासियत है। लेकिन एम्पेरिकल कहता है वो इसे खुद भी बनाता है। तो ये फ़र्क है दोस्तों। अनुभवजन्य दृष्टिकोण काफ़ी हद तक वर्णनात्मक रहता है। दोस्तों, यहाँ पर ये बता रहा है कि अनुभवजन्य दृष्टिकोण काफ़ी हद तक वर्णनात्मक रहता है, जबकि न्यायात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से निर्धारित होता है। तो देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम सोचते हैं, हमारी सोच तक ही कहीं ना कहीं नॉर्मेटिव रहता है, और एम्पेरिकल को हम काफ़ी बता भी सकते हैं। अनुभवजन्य दृष्टिकोण उन कानूनों की खोज करना चाहता है जो अटल है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का कानून। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यह बताया जा रहा था कि अनुभवजन्य दृष्टिकोण काफ़ी हद तक वर्णनात्मक रहता है, जबकि न्यायात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से निर्धारित होता है। अनुभवजन्य दृष्टिकोण उन कानूनों की खोज करना चाहता है जो अटल है, इसलिए वो मनुष्य की नियंत्रण से परे है, कोई भी उन्हें खोज और उनका वर्णन कर सकता है। सामान्य दृष्टिकोण का संबंध मानव समाज द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाए गए कानूनों और स्थितियों से है, जो परिवर्तनशील है, जैसे संपत्ति और सार्वजनिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले कानून। कोई यह जांच कर सकता है कि वे नैतिक रूप से कितने सही या गलत और सही पाठ्यक्रम लिखेंगे। तो देखो दोस्तों, ये सब चीज़ तो एक किताबी चीज़ है। इसमें ये बताया जा रहा है कि इंसान के हाथ में जो है, ठीक है, इंसान के हाथ में जो है वो
इम्पेरिकल है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे पढ़ सकते हैं, वो उसे हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे सामने पानी रखा हुआ है तो हम उसे तौल सकते हैं, हम बता सकते हैं कितना पानी है या फिर कितने लीटर पानी है। ठीक है, लेकिन जो हमारी सोच से परे है, जैसे कि हम सोच अगर मैं सोचूं कि गंगा नदी कितनी बड़ी है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं जाकर उसका नाप लूँ या फिर उसे नापने का कोई तरीका ढूंढूं, ये इम्पेरिकल है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो चीज़ कुछ इंसान के हाथों में भी है उसे बोलते हैं इम्पेरिकल, जो उसकी सोच में है उसे बोलते हैं नॉर्मेटिव। तो यहाँ पर ये भी बताया गया दोस्तों, ये नीचे जहाँ तक के बला हुआ है यहाँ से ये बताया गया है कि कई चीज़ों पर हम इम्पेरिकल को देख सकते हैं। जैसे मैं ये देख सकता हूँ कि फ़लाना बंदे की इतनी संपत्ति है, ये इतने करोड़ का मालिक है, इसके पास ये गाड़ी है, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता दोस्तों कि वो कितना सही बंदा है, उसके मन में कितना पाप है, उसके मन में कितना टेंशन है, या वो बाहर से जितना दिख रहा है उसके अंदर से क्या चल रहा है, वो अंदर से कितना बीमार है, उसके दर्द क्या हो रहा है, किसी का दर्द, ये सब चीज़ नहीं महसूस कर सकते। तो यही दोस्तों होता है नॉर्मेटिव। अनुभवजन्य दृष्टिकोण काफ़ी हद तक वर्णनात्मक रहता है, जबकि नियनात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से निर्धारित होता है। अनुभवजन्य दृष्टिकोण उन कानूनों की खोज करना चाहते हैं जो अटल है। दोस्तों यही बात दोबारा यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो लगभग अब यही मान लीजिए दोस्तों कि हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। लगभग एक बार मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ, या फिर अगर आपको इसमें कोई बेसिक चीज़ नहीं, हर एक बात नॉर्मली उसी से जुड़ी हुई है दोस्तों, कि नॉर्मेटिव सोच तक सीमित है, इम्पेरिकल सोच को पूरा करने में सीमित है। बस यही चीज़ है दोस्तों। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ दोस्तों पूछ लेना। इसके अलावा दोस्तों कमेंट करके बताना कहाँ पर क्या दिक्कत रही, किस तरीके से हम दिक्कत को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, भारत माता की जय। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।